गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज जो है अपन आठवें भाग में ध्यान देंगे इसमें कि हम इससे पहले आपको पढ़ाया था वित्त के साधन के अंतर्गत। बच्चों इसमें देखे थे हमने, है ना, वित्तीय संस्थान के अंतर्गत, है ना। तो उसमें अपन पढ़ेंगे आज जो है आठवें भाग में पूंजी। तो यहाँ पर देखेंगे पूंजी सभी को मालूम बच्चों, निगम की अधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये की है। किसी भी एक संस्था को अधिकतम 2 करोड़ करोड़ रुपया का ऋण दे सकती है, किंतु 1 करोड़ रुपये के ऊपर के ऋण हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक होता है। तो ये समझ आया बच्चों, 10 करोड़ रुपया क्या है, अधिकृत पूंजी के रूप में रहता है। किसी भी संस्था को अधिकतम क्या है, 2 करोड़ रुपया का ऋण दे सकता है। तो अगला देखेंगे कार्यालय। तो निगम का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में सभी को बताया बच्चों यहाँ पर, तथा अन्य शाखा मुंबई, कोलकाता तथा कानपुर में है। निगम के कार्य फंक्शन ऑफ करप्शन कॉरपोरेशन। निगम निम्न प्रकार की सहायता करता है। पहला, प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना। दूसरा है 25 वर्षों तक के ऋण की गारंटी देना इसमें। और उसमें बताया आवश्यकता, है ना, आवश्यक समझाने पर अंश क्रय करना, मतलब जो समझाने के बाद। चौथा है केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक ऋण के सुविधाओं के लिए प्रतिनिधि का कार्य करना। और पांचवा है 25 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देना या ऋण पर खरीदना। ये जो होता है निगम के कार्य। अब देखेंगे निगम के निषिद्ध कार्य, मतलब निषेध बनाने। निगम निम्न कार्य नहीं कर सकता है। पहला, केंद्र सरकार की अनुमति बिना 1 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण नहीं दे सकता वहाँ पर। दूसरा है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अभिगोपन। तीसरा है स्वयं के अंशों की जमानत पर ऋण देना। 10 करोड़ रुपये। चौथा देखेंगे 10 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिए निगम के अंतर्गत। अब देखेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBAI के अंतर्गत पहला स्थापना स्टेबलाइजेशन। तो भारतीय उद्योगों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1964 को इस बैंक की स्थापना की। कब से की है यहाँ पर आपने 1 जुलाई 1964। फिर आते हैं प्रबंध, जो मैनेजमेंट या रिजर्व बैंक के सहायक के रूप में कार्य करेगी, तथा रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड ही इसका प्रबंधन करेगा। कौन करेगा? रिजर्व बैंक। तो 16 फरवरी 1976 को इसे भारतीय रिजर्व बैंक से पृथक कर दिया गया। अब इसके निदेश बोर्ड में अध्यक्ष सहित 22 निदेशक होते हैं, निदेशक, है ना। अगला है पूंजी। देखेंगे बच्चों यहाँ पर फिर से बैंक की अधिकृत पूंजी जो होता है 500 करोड़ रुपया का है, तथा निर्गमित और चुकता पूंजी 415 करोड़ रुपया होता है यहाँ पर। तो अब अगला देखेंगे कार्यालय ऑफिस। इस बैंक का प्रबंधन कार्यालय कहाँ भी, यहाँ भी है, मुंबई में है, तथा 5 क्षेत्रीय कार्यालय जैसे चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद एवं गुवाहाटी में है। इनके अन्य शाखाएं जो 11 कार्यालय विभिन्न नगरों में स्थापित किए गए हैं। अब इसी का कार्य देखेंगे अपन। तो औद्योगिक विकास बैंक का प्रमुख उद्देश्य सरकारी एवं निजी उद्योगों को वित्त सहायता प्रदान करना होता है। पैसे की सहायता करते हैं यहाँ पर, तथा राष्ट्रीय महत्व के आधारभूत उद्योगों को सभी प्रकार से मदद करना होता है। ये अंतर देखिए। अब अगला देखेंगे बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। सरकारी एवं निजी औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सापेक्ष रूप से वित्तीय प्रदान करना। किसको? सरकारी हो चाहे निजी औद्योगिक हो। दूसरा है विदेशी व्यापार के लंबित भुगतानों की गारंटी देना, मतलब जो भुगतान नहीं हुआ उसको पूर्ण करना। दूसरा है बैंक अथवा पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की गारंटी देना आपको। दूसरा है उद्योगों को प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता देना। पांचवा है अंशों एवं ऋण पत्रों का विगोपन करना पर। छठवा है बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करना, इसे उसको देना। अगला है देखेंगे बच्चों यहाँ पर भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया और ICICI, ये जो बैंक होता है आपको। सन इसकी स्थापना हुआ था सन 1954 में। ICICI बैंक का विश्व बैंक के अधिकारियों ने भारत भ्रमण कर एक अध्ययन किया, जिसमें एक सशक्त वित्त निगम की स्थापना पर बल दिया गया। इसी सुझाव के आधार पर भारत में 5 जनवरी 1955 को, पहले उनको 54 को हुआ था, वहाँ देखे थे उन लोग 54 की स्थापना कर दिया था, लेकिन उसके बारे में जानकारी दिया गया। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना की गई 1955 में। फिर कार्यालय, इस निगम का प्रबंध कार्यालय जो है मुंबई में, इसका भी
प्रबंध जो है मैनेजमेंट करता है, इसका देख रेख, इस प्रबंधन एवं स्वामित्व दोनों निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है यहाँ पर। ठीक है, यह जो है निगम स्वयं ऋण देती है, ऋण की जमानत देती है तथा प्रतिभूति का विलोपन कार्य करती है। अब उसका उद्देश्य किस लिए होता है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थाओं के विकास में सहयोग प्रदान करना। किसके लिए होता है ये? निजी क्षेत्रों में। तो पहला देखते हैं उसमें बच्चों, यहाँ पर 3 प्रकार उद्देश्य बताया गया। पहला, निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनके निर्माण, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करना। किसके लिए? बनाने के लिए, उसको फैलाव के लिए, है ना। अगला देखेंगे दूसरा नंबर, विभिन्न प्रतिष्ठानों में देश एवं विदेशी पूंजी के निवेश को नए नए साधनों से प्रोत्साहित करना, मतलब बार बार उसको जानकारी देना। तीसरा है औद्योगिक निवेश में व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहन कर, जो स्वयं का, और निवेश बाजार के रूप में वृद्धि करना ताकि फैलाव करना इसमें। निगम की सहायता का स्वरूप, नेचर ऑफ असिस्टेंस, है ना। तो निगम द्वारा जो है निम्न तरीकों से उद्योगों को सहायता प्रदान की जाती है। पहला, विलंबित बिलों या भुगतानों की गारंटी देना, मतलब आपको वक्त में हो जाएगा भुगतान ऐसे करके। दूसरा है पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए वित्त सुविधा प्रदान करना, जो बाहर से मंगाते हैं। तीसरा देखेंगे प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, शासन के द्वारा या खुद का। दूसरा है अगला चौथा देखेंगे दीर्घकालीन और मध्यकालीन सुरक्षा ऋण प्रदान करना, मतलब आपको लंबे समय तक। पांचवा, अंश ऋण पत्रों को क्रय करना, मतलब उसको अंशों का ऋण पत्रों को क्रय खुद कर लेते हैं। छठवां जो है अभिगोपन की सुविधा प्रदान करना, मतलब अभिगोपन, इसमें कोई बात को दूसरे तक बताना नहीं। तो इस प्रकार से जो है बच्चों यहाँ पर निगम की सहायता के रूप में कार्य करता है आईसीआई में। अगला देखेंगे भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑफ यूटीआई। तो स्थापना इस ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा हुआ था 1 फरवरी 1964 को एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी आईसीसी में निजी के लिए, और यूनिट ट्रस्ट यूटीआई के अंतर्गत जो है किसके लिए? सरकार के लिए, सार्वजनिक सभी के लिए, है ना। इसने अपना कार्य जुलाई 1964 में प्रारंभ किया। पूंजी, इस ट्रस्ट की पूंजी 5 करोड़ रुपया है। इनमें से जो है पहला, भारतीय रिजर्व बैंक 2.50 मतलब 2.5 करोड़ रुपया, भारतीय जीवन बीमा निगम 0.75 75 करोड़ रुपया लाख है यहाँ पर, और उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक जो है 75 करोड़ रुपया यहाँ पर भी दिया है। अनुसूचित बैंक 1 करोड़ रुपया, अन्य संस्थाएं जो है 5 करोड़ रुपया लगाई गई यहाँ पर। ये बैंक है। अब अगले प्रबंधन जो मैनेजमेंट के अंतर्गत देखेंगे, इसका प्रबंधन 8 सदस्यों के ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जाता है तथा 3 सदस्यीय एवं कार्यनीय जो समिति भी गठित की जाती है। ट्रस्ट के बोर्ड के अध्यक्ष का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे यूनिट ट्रस्ट के उद्देश्य जो होता है। यूनिट ट्रस्ट की स्थापना के मुख्य 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, छोटी छोटी बचतों को एकत्र करना है, हाँ, निवेश करना उसमें, है ना, खर्च करना। दूसरा, इन वस्तुओं को कम से कम जोखिम पर अधिकतम लाभ निवेशित करना। तो ये हो यूनिट ट्रस्ट के उद्देश्य। अब देखिए यूनिट ट्रस्ट के जो है यूनिट ट्रस्ट से लाभ जो होता है निम्न लाभ होते हैं। पहला देखिए इसमें बताया गया है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट से मुख्यतः राष्ट्रीय एवं निवेशों को अधिक लाभ होता है। पहला देखते हैं बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय अल्प बचत को प्रोत्साहन थोड़ा। दूसरा है 5 वर्षीय योजना के लिए राशि उपलब्ध होना यहाँ से। तीसरा है पूंजी निर्माण में सहायक होता है, समाजवाद को प्रोत्साहन मिलता है। अगला है बी नंबर देखेंगे बच्चों यहाँ पर निवेशों को लाभ कैसा होता है। यूनिट ट्रस्ट से संबंधित लाभ निवेशों को होता है जो वहाँ पर खर्च लगाते हैं। निवेश का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है यहाँ पर। दूसरा है अन्य निवेश की तुलना में अधिक सुरक्षित रहता है, मतलब खर्च कर जो रहता है यहाँ पर बचत के लिए। तीसरा है छोटी छोटी वस्तु को प्रोत्साहन करना यहाँ पर। चौथा देखेंगे अधिक आय, मतलब यूनिट ट्रस्ट अपनी आय का 90% निवेशकों में वितरित कर देती है। वर्तमान में प्रत्येक निवेशकों को कम से कम 6% लाभ अवश्य दिया जाता है। वर्तमान में आता है 8% के आसपास जो वो खर्च करते हैं, जो उसमें लगाने वाला बच्चों ध्यान रखेंगे ना इसके लिए। अगला देखेंगे यहाँ पर जो बताया है 3000 रुपये तक की आय कर मुक्त रहता है वहाँ पर। छठवां, समस्त इकाइयों पर समान लाभ की दर होता है। सातवां है विक्रय हस्तांतरण सुविधाजनक, जो भी उसको कार्य करता है। आठवां है यूनिट की दरों के प्रकाशन से आम जनता को दर ज्ञात हो जाता है, जो वहाँ पर घोषित किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ 5वां नंबर राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको NIDC के नाम से जाना जाता है।
स्थापना स्टेब्लिशमेंट। तो औद्योगिक वित्त निगम तथा औद्योगिक साख निवेश निगम ने नए उद्योगों की स्थापना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। इसकी कमी को दूर करने के लिए 20 अक्टूबर 1954 को एक निजी सीमित दायित्व वाले कंपनी के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की। सीमित दायित्व वाले निजी कब हुआ था? 1954। इसका पूंजी देखेंगे, इसकी अधिकृत पूंजी इसका भी 1 करोड़ रुपये की, जब बाकी जो 5 करोड़ बताया इसमें 1 करोड़, तथा निर्गमित पूंजी इसको निर्गमित कर सकता है 45 लाख रुपये तक। उद्देश्य होता है इसमें निजी निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार: पहला, निगम निजी औद्योगिक संस्था की प्रबंध व्यवस्था उस समय तक करते रहना जब तक कि वे लाभ अर्जित नहीं कर सके। दूसरा है उन प्रमुख क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना करना जहां पर निजी पूंजी एवं उपक्रमों का पर्याप्त विकास ना हुआ हो। तीसरा देख लेंगे, देश के संपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक योजना तैयार करना। चौथा है उद्योगों के आधुनिकीकरण के ऋण प्रदान करना। तो इस प्रकार बच्चों अपन देखें यहाँ पर जो है राष्ट्रीय औद्योगिक विकास के निगम के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, SFC, है ना। तो अधिकांश राज्य सरकारों के अपने अपने राज्यों में राज्य वित्त निगम की स्थापना की है। मतलब अपने राज्य में राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य उन मध्य एवं लघु उद्योगों को विकसित या वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्षेत्र से बाहर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार राज्य वित्त निगम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के क्रियाकलापों के पूरक है, समान होता है। राज्य वित्त निगम के कार्य भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य में समान रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे वित्त जो है खाली राज्य के अंतर्गत कार्य किया जाता है यहाँ पर बच्चों, छोटे या लघु उद्योग के लिए। अगला देखेंगे वित्त के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्रोत क्या क्या होता है बाहर से लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो बताया गया आपको बच्चों, यहाँ पर वित्त के अंतर्गत स्रोत जो होता है यहाँ पर ईसो या यूरो निर्गमन। तो यहाँ पर यूरो निर्गमन भारतीय कंपनियों के लिए वित्त का एक अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है। ऐसे निगम के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ किसी विदेशी करेंसी में निर्गमित की जाती है, मतलब वहाँ पर खर्च की जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय जमा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तावित की जाती है। इसका आशय यह है कि एक भारतीय कंपनी द्वारा यूरो निर्गमन के अंतर्गत विक्रय हेतु प्रस्तावित प्रतिभूति को विभिन्न देश के निजी एवं निगम निवेश क्रय कर सकते हैं। यूरो निर्गमन विदेशी निर्गमन जिसके अंतर्गत प्रतिभूति रुपये के रूप में से नाम से जानी जाती है, अर्थात निगम देश की करेंसी में से भिन्न होता है तथा यूरो निगम उस देश के निवेश के लिए होता है जहां निर्गमन किया जाता है। तो आज जब ध्यान देंगे बच्चे, यहीं तक अपन क्या करते हैं पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि कल के लिए भी कुछ बहुत लंबा बच्चे है ना। तो अपन कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पर जो लास्ट आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर पढ़ेंगे यूरो के अंतर्गत पढ़े थे यूरो मार्केट निगम। ठीक है बच्चा, आज के लिए गुड डे।